बांग्लादेश में जब बवाल हुआ था और वहां पर तख्ता पलट हुआ था, तब हमारे यहां कुछ लोग कहते थे कि भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन जो लोग ये बातें करते थे वो आज पहले ये तो देख लें कि बांग्लादेश क्या बन रहा है। पहले ये तो देखो, भारत को बांग्लादेश बाद में बनाना, पहले बांग्लादेश क्या बन रहा है वो देखो। जिस बांग्लादेश के तख्ता पलट के सपने भारत में भी कुछ लोग देख रहे थे, वो बांग्लादेश अब खूंखार आतंकवादियों को खुली छूट दे रहा है। बांग्लादेश में एक के बाद एक खूंखार आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं जेल से, और इन आतंकवादियों को अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का सपोर्ट है। और सिर्फ छूट नहीं रहे बॉस, इनको ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। ये वो आतंकी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत एक तरफ कश्मीर में आतंकियों से लड़ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी ऐसा खतरा बढ़ सकता है। आतंकी संगठन है जो बांग्लादेश में शरिया कानून लाने का सपना देख रहा है। इसी वजह से शेख हसीना ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब तो शेख हसीना चली गई, इसलिए इन सब कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के अच्छे दिन शुरू हो गए। अब कोई बताए, जो बांग्लादेश के आंदोलन को पब्लिक का आंदोलन बता रहे थे, आरक्षण से जुड़ा आंदोलन बता रहे थे, यह आरक्षण की लड़ाई थी कि आतंकी छोड़ने शुरू हो गए, ये आरक्षण की लड़ाई थी कि हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए, ये आरक्षण की लड़ाई थी कि आरडीएक्स की सप्लाई शुरू हो गई। यानी आरक्षण को आगे एक तरह से पर्दे की तरह रखा और पीछे यही कट्टरपंथी सोच थी। बांग्लादेश की नई सरकार अब एक एक करके कट्टरपंथियों और आतंकियों को जेल से बाहर निकाल रही है। क्यों? ये देंगे क्या आरक्षण? अच्छा, उनका वेलकम भी हो रहा है। आप देखिए कि वहां की केयर टेकर सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस, जिन्हें नोबेल प्राइज विजेता और बांग्लादेश का मसीहा बताया जा रहा था, वो अब इन कट्टरपंथी और आतंकियों की रिहाई की फाइलों पर कैसे धड़ाधड़ साइन कर रहे हैं, कैसे कट्टरपंथियों को खुली छूट देने में जुटे हैं। मोहम्मद यूनिस की इस अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर से बैन ही हटा लिया। इस बैन के हटने से जमाते इस्लामी अब बांग्लादेश में चुनाव लड़ सकता है। जमाते इस्लामी वो संगठन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। यह संगठन 2001 में खालिदा जिया की सरकार में शामिल भी हो चुका है। अब सोचिए कि अगर जमाते इस्लामी को सत्ता मिल गई तो बॉस फिर बचा क्या बांग्लादेश में। इसके अलावा 3 दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को भी जेल से रिहा किया। इसका ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल कायदा से डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, लेकिन अब यह आतंकी जमानत पर जेल से बाहर आ गया। अब बताइए बॉस, चुनाव तो पाकिस्तान में वो हाफिज सईद भी लड़ जाता है तो क्या नेता हो गया? रहेगा तो आतंकी ही ना। अब यहां भी इन लोगों को सबको छोड़ रहे हैं कि आओ बाहर आओ भाई, ये आतंकी बाहर आएगा, हाथ में आरडीएक्स होगा तो पाकिस्तान को तो उड़ाएगा नहीं, हमारे यहां ही आतंकी भेजेगा। आज आपको इन कट्टरपंथियों और आतंकियों की क्राइम कुंडली को देखने की जरूरत है, ताकि इनकी भारत विरोधी सोच को एक्सपोज किया जा सके और आप समझ सके कि बांग्लादेश में हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आपको आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी की जेल से रिहाई की तस्वीरें दिखाता हूं। 27 अगस्त को बांग्लादेश की काशीपुर जेल के बाहर बांग्लादेश की सेना की तरफ से वीआईपी ट्रीटमेंट मिला उसको। ये देखिए भाई, ये आतंकी छूटा है ऐसा जैसे हीरो बाहर आया। इस आतंकी को लेने बांग्लादेश की सेना के जवान पहुंचे और इसने जेल से बाहर आकर अपने समर्थकों को माइक से भाषण दिया। ये तस्वीरें भारत के लिए चिंता की बात हैं, क्योंकि ये आतंकी दुनिया भर में कई बड़ी आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है। बांग्लादेश में जशीमुद्दीन रहमानी नाम का जो आतंकवादी रिहा किया गया है वो खूंखार आतंकवादी है। आतंकी जशीमुद्दीन बांग्लादेश के आतंकी संगठन एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। यह ढाका की जामा मस्जिद का इमाम रह चुका है। 2004 में इसने अलकायदा के मदद से बांग्लादेश के मदरसे शुरू किए और वहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। दिसंबर 2017 को अमेरिका के मैनहट्टन में हुए एक बम ब्लास्ट में इसका नाम आया था। यह आतंकी हमला आईएसआईएस की मदद से करवाया गया था। इससे पहले 2015 में इसके ग्रुप के 10 आतंकियों ने बांग्लादेश की एक बैंक को भी लूटा था। कुछ साल पहले शेख हसीना ने इस आतंकी को एक मर्डर के केस में जेल में डाल दिया था, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता बदलते ही यह साफ हो गया कि जशीमुद्दीन की रिहाई तय है और वो आ गया बाहर। भारत के लिए खतरे की खबर यह है कि इसकी रिहाई पहले बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 कैदी भाग गए थे, जिसमें इसके आतंकी भी शामिल होने की बात सामने आई। इस खूंखार आतंकी की रिहाई के अलावा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के सबसे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और इसके स्टूडेंट विंग से बैन भी हटा लिया।
इस संगठन के बैन हटाने वाले कागजों पर यह लिखा गया कि जमात के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला। जमात इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला। सरकार का मानना है कि जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं है, इसलिए इन पर चल रहा प्रतिबंध हटाया जाता है। अभी तो तुम जुम्मे जुम्मे आए हो सरकार में, तुमको इतनी जल्दी पता भी चल गया कि कोई सबूत नहीं मिला। तुमसे हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुक पा रहे, लेकिन इतनी जल्दी सबूत मिल गए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि ये वही संगठन है जिन्हें आतंकी घटनाओं में शामिल होने की वजह से बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। और ये आया नया नया आदमी, इसको सबूत मिलने बंद हो गए कि कुछ नहीं मिल रहा, निकालो निकालो, सबको बाहर निकालो। क्या आदमी है भाई। अब यह समझिए कि इन दोनों संगठनों से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने बैन क्यों हटाया। जमात इस्लामी, जिसके खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ सियासी रिश्ते रहे, 2001 से 2006 के बीच जमात इस्लामी खालिदा जिया के साथ सरकार में शामिल थी। जमात इस्लामी वही संगठन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। इस संगठन के आईएसआई, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद जैसे कट्टरपंथी संगठनों से कनेक्शन है। 2001 से 2006 के दौरान जमात ने बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को शरण भी दी थी। जमात इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हुजी के साथ बहुत पहले से काम करता रहा। साल 2008 में जब बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान आतंकी संगठन हुजी और इस्लामी छात्र शिविर के लोगों ने भारत में 6 प्रमुख शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे। इन संगठनों का मकसद बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान और तालिबान स्टाइल कट्टरपंथी शासन को स्थापित करना है। साल 2013 में जमाते इस्लामी को शेख हसीना की सरकार ने बैन किया था। अब यह संगठन बांग्लादेश में चुनाव लड़ेगा और अगर जीतकर सत्ता में आ गया तो इस बार बांग्लादेश में शरिया कानून भी लागू हो सकता है। यानी जो लोग बांग्लादेश में तख्तापलट होने पर भारत में खुश थे, जश्न मना रहे थे, वो आज देख लें कि किस तरह से बांग्लादेश को आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के हवाले किया जा रहा है। ये कौन से एंगल से आपको पब्लिक की आरक्षण पाने की लड़ाई लग रही है या पब्लिक का आंदोलन लग रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत का भी यही हाल हो? इस समय बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की जिम्मेदारी क्या है वो आपको बता ही रहा हूं। लेकिन भारत के लिए दूसरी टेंशन की बात यह भी है कि बांग्लादेश ने भारी संख्या में पाकिस्तान से हथियार मंगवाए और इसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स शामिल है। मतलब एक तरफ आतंकी छूट रहे हैं, दूसरी तरफ धमाके का सामान आ रहा है। भारत सरकार को पता चला है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने वाली है, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद है। इसके अलावा टैंक्स के लिए 2,000 राउंड गोला बारूद है। इतना ही नहीं, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक भी पाकिस्तान से आ रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में लंबी दूरी तक हमला करने वाली 2,900 मिसाइल्स भी हैं। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि इस बार बांग्लादेश ने पिछली बार से 3 गुना हथियार मंगवाए। पिछली बार 12,000 राउंड गोला बारूद मंगवाया गया था, जबकि अब की 40,000 राउंड मंगवाया गया है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल टैंक में किया जाएगा, जो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। पाकिस्तान से इन हथियारों की डिलीवरी 3 पार्ट में होगी, जो सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में शुरू होकर दिसंबर 2024 तक चलेगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अलग अलग विंग में इस ऑर्डर की लिस्ट भेज दी गई है। यानी बांग्लादेश में तो हालात खराब है ही, बांग्लादेश तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां आतंकी छूट रहे हैं और पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई टेंशन सामने खड़ी दिख रही है। लेकिन जो पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है वो भी बचा हुआ नहीं है, उसके लिए भी टेंशन है। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक भालू होटल में घुस गया। अब ये भालू होटल में क्या करने गया था ये तो वही जाने, लेकिन भालू को देखकर होटल स्टाफ और वहां